सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्नातक के तृतीय वर्ष में जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित आंसू कविता। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको कवि परिचय में जयशंकर प्रसाद जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में बताया। साथ ही हमने ये भी चर्चा की थी कि जो कविता हमारे पाठ्यक्रम में है वो संपूर्ण नहीं है और इसका जो काव्यांश हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ उतना ही हमारे पाठ्यक्रम में है। तो आइए चलते हैं, समझते हैं आंसू कविता को। सबसे पहले आपको बता दूं कि आंसू कविता के 2 संस्करण छापे गए थे। पहला संस्करण जो था वो सन 1925 में साहित्य सदन चिरगांव झांसी से निकला था और उसमें 126 छंद थे। द्वितीय संस्करण जो है वो 1933 में भारतीय भंडार प्रयाग द्वारा छापा गया और इसमें 190 छंद थे। ऐसा कहा जाता है कि इसे पहले कामायनी के अंतर्गत ही प्रस्तुत करने का विचार था, परंतु अत्यंत गीतिमयता के कारण, प्रबंध के अधिक अनुरूप न होने के कारण यह विचार त्याग दिया गया और इससे पृथक रूप से छापने पर विचार किया और उसी का निर्णय लिया। जो प्रथम संस्करण था वो अत्यंत निराशावादी तथा दुखांत था, अतः द्वितीय संस्करण में इसे कुछ परिवर्तनों के साथ प्रसाद जी ने प्रस्तुत किया, जिसके अंदर उन्होंने अपने आशा और विश्वास के स्वर को भर दिया। कुछ छंदों में को भी परिवर्तित करके इस क्रम में रखा कि कुछ कथा का सा आभास है। अपनी प्रिया के रूप वर्णन में सार्थक प्रतीकों का प्रयोग करते हुए इन्होंने प्रिया के बाह्य तथा आंतरिक गुणों का वर्णन भी किया। इसका कथा तत्व कुछ इस प्रकार का है कि इसके अंदर व्यक्तिगत जीवनानुभूति परिलक्षित होती है। इसकी प्रेरणा के मूल में ऐसा माना जाता है कि प्रसाद जी द्वारा रचित आंसू काव्य के प्रेरणा के मूल में कोई प्रेम कथा अवश्य रही होगी। कवि के व्यक्तित्व का मार्मिक प्रकाशन प्रत्यक्ष रीति से कवि द्वारा प्रिय के समक्ष निवेदन इस काव्य में देखने को मिलता है, लेकिन इसमें कुछ अलग है प्रथम संस्करण से। वो यह है कि इस संस्करण में भी पूर्व के संस्करण की तरह वेदना में डूबा हुआ कवि तो प्रतीत होता है, लेकिन कवि की वेदना, उसका वियोग, उसकी पीड़ा का प्रसार समस्त विश्व में दिखाई देता है, यानी कि उनकी जो स्वानुभूति थी उसका सामाजिकरण इस काव्य में दिखाई देता है। तो आइए चलते हैं काव्यांश की ओर। काव्य कुछ इस प्रकार से है। बस गई एक बस्ती है स्मृतियों की इसी हृदय में, नक्षत्र लोक फैला है जैसे इस नील निलय में। ये सब है स्फुलिंग है मेरी इस ज्वालामयी जलन के, किंतु शेष चिन्ह है मेरे, किंतु शेष चिन्ह है केवल मेरे उस महामिलन की। शीतल ज्वाला जलती है ईंधन होता दृग जल का, यह व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनिल का। मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि छायावादी शैली के अनुरूप प्रसाद जी ने इस गीतीय काव्य का प्रणयन किया, किंतु लघु काव्य ग्रंथ में प्रसाद जी ने जहाँ एक और निजी प्रेम की विफलता और वियोगावस्था का वर्णन किया है, वहीं दूसरी तरफ उनके लोक कल्याण की भावना भी अभिव्यंजित होती है। वैयक्तिक पीड़ा के साथ साथ सामाजिक वेदना की अभिव्यंजना यहाँ पर प्रकट हुई है। साथ ही आंसुओं के विविध रूपों को भी बड़ी मार्मिकता के साथ चित्रित किया है, जैसे दुख और करुणा के आंसू, विछोह के आंसू, हर्ष और विषाद के आंसू इत्यादि। इस तरह कवि ने मनोवैज्ञानिक धरातल पर आंसुओं का चित्रण कर डाला है। कवि कहते हैं कि मेरे हृदय में यादों की एक उजड़ी हुई बस्ती बसी हुई है, यानी कि हृदय में जितनी भी यादें हैं वे दुखद हैं। जिस प्रकार नीले आकाश में नक्षत्र टिमटिमाते हैं, ठीक वैसे ही मेरे हृदय के भीतर यादों के अनेक नक्षत्र जगमगाते हैं, यानी कि वो रह रह कर जिस प्रकार तारे टिमटिमा रहे हैं, उस प्रकार रह रह कर मुझे वो यादें याद आती है, आंखों के सामने आती है और मुझे दुखी करती है, जो आज ज्वालामयी चिंगारियों के समान भड़क रहे हैं। अर्थात जब मेरे हृदय में अपनी प्रिय के यहाँ मिलन के कुछ चिन्ह जो अवशेष हैं, अर्थात उसकी छवि जो धूमिल पड़ चुकी थी, वे शेष यादें ही शोला बनकर इस प्रकार भड़कती है कि मेरे संपूर्ण हृदय को जला डालती है। आज मेरे हृदय में विरह की शीतल ज्वाला धधक रही है। शीतल ज्वाला जलती है ईंधन होता दृग जल का, यानी जो शीतल ज्वाला धधक रही है उनमें ये आँखों से बहने वाले आंसू ईंधन का कार्य कर रहे हैं। ये व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनिल का, और ऊपर से मेरी जो गर्म सांसें व्यर्थ चल रही हैं ये अग्नि का कार्य कर रही हैं। अर्थात जिस प्रकार आग भड़क जाने पर हवा के चलने से वो और अधिक तेज हो जाती है, ठीक वैसे ही अपनी
प्रिय की स्मृति में आंसू बहाने पर मेरे उच्छ्वास हवा का कार्य कर रहे हैं। मैं उसकी स्मृतियों में डूबा हुआ हार्दिक व्यथा का अनुभव करता हूँ। इन पंक्तियों में कवि अपनी निजी प्रेम की पीड़ा का मार्मिक वर्णन करता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ निजी वेदना, पीड़ा, वियोग, इन सभी का अंत में किस प्रकार वैश्वीकरण होता है वो देखने को मिलेगा। अगर हम इसका विशेष लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर कवि ने अपनी निजी प्रेम से संबंधित पीड़ा को उजागर किया है, जिसमें भाषा हम बता सकते हैं कि दिख ही रही है, समझ में आ रही है, ये खड़ी बोली है। और जहाँ प्रेम का वर्णन है वहाँ माधुर्य गुण प्रदान हो जाती है भाषा अपने आप ही। आपको भाषा के 3 गुणों की चर्चा मैंने की थी, ओज, प्रसाद और माधुर्य। और जब जब पंक्तियों में वो गुण आता है तो हम चर्चा करते हैं माधुर्य गुण कहाँ होता है, जहाँ कोमल कांत पदावली का प्रयोग होता है। और जहाँ प्रेम का वर्णन है वहाँ चाहे घनानंद का वर्णन ले लीजिए, चाहे आप प्रसाद जी का वर्णन ले लीजिए, वहाँ पर आपको लाक्षणिक शब्दावली मिलेगी ही। इसके साथ ही देखिए, हमने अभी पूर्व के वीडियो में जो अलंकार पढ़े हैं उनसे आप बिल्कुल आराम से पहचान सकेंगे कि किन पंक्तियों में उपमा, रूपक और विशेषण विपर्यय जैसे अलंकारों का प्रयोग हुआ है। जैसे यहाँ पर एक बड़े रूपक के तरीके से प्रसाद जी ने नील निलय हृदय को बताया और उसमें संरक्षित यादों को नक्षत्र लोक का नाम दिया है। तो इन पंक्तियों में आपको रूपक जहाँ तहाँ देखने को मिलेगा। और साथ में ही दृग जल को ईंधन का नाम दिया है, तो यहाँ पर आपको उपमा मिल जाता है। जहाँ व्यर्थ सांस चल चल कर, यहाँ चल चल शब्द जो है वह पुनरुक्ति प्रकाश का दर्शन कराती है। और विशेषण विपर्यय आपको देखने को मिलता है शीतल ज्वाला में और ईंधन होता दृग जल में। तो इस प्रकार आपको जो अलंकार हमने पढ़े हैं उनके उदाहरण आप इन्हीं कविताओं को याद करके भी परीक्षा में लिख सकते हैं। आइए अगले काव्यांश की ओर चलते हैं। वाडो ज्वाला सोती थी इस प्रणय सिंधु के तल में, प्यासी मछली सी आँखें थी विकल रूप के जल में। बुलबुले सिंधु के फूटे नक्षत्र मालिका टूटी, नभमुक्त कुंतला धरणी दिखलाई देती लूटी। इस विकल वेदना को ले किसने मुख को ललकारा, वह एक अबुध अकिंचन बेसुध चैतन्य हमारा। अभिलाषाओं की करवट फिर सुप्त व्यथा का जगना, सुख का सपना हो जाना भीगी पलकों का लगना। इन पंक्तियों में प्रसाद जी ने आंसुओं के उमड़ने का मनोवैज्ञानिक कारण बताया है और अपने भाव व्यक्त किए हैं कि प्रिय की याद में आंसुओं को बहना स्वाभाविक है, जिस पर वह लंबी श्वासें ईंधन का काम करके विरह की आग को और अधिक प्रज्वलित कर रही हैं। इस प्रकार इन पंक्तियों में अपने वियोग के गहन दुख को उन्होंने व्यक्त किया है। वे कहते हैं, इस प्रेम रूपी सागर में विरह की बड़वाग्नि निरंतर जलती रहती है, जिससे प्यासी मछली के समान ये आँखें प्रिय के सौंदर्य रूपी जल हेतु तड़पती रहती है। अर्थात निरंतर इन आँखों में रूप की प्यास बनी रहती है। यहाँ पर आपको यत्र तत्र सभी जगह रूपक की छटा दिखाई देगी, तो आपको यहाँ पर पहचान लेना है किन शब्दों में, और साथ साथ आप अंडरलाइन भी करते चलें कि कहाँ पर रूपक अलंकार पाया जा रहा है। जैसे प्रणय सिंधु, सौंदर्य रूपी जल इत्यादि। वे कहते हैं, मेरी सारी आशाएं पानी के बुलबुले के समान फूटती रहती हैं अथवा किसी नक्षत्र के समान टूटकर बिखरती रहती है। जिस प्रकार यह धरती मानो आकाश से मिलने के लिए व्याकुल और बेचैन दिखाई देती है, वैसे ही प्रिय मिलन के लिए मेरी स्थिति हो रही है। मैं भी उसी तरह अनुभव करता हूँ जिस प्रकार पृथ्वी आकाश से मिलने के लिए व्याकुल दिखाई देती है। और वेदना से व्यथित मेरा ये हृदय बेसुध सा हुआ जाता है। इसमें उमड़ने वाली अनेक इच्छाएं मेरी सुप्त व्यथा को जागृत करती है, जिससे सुख प्राप्ति का सपना टूटता हुआ नजर आता है। और इस प्रकार उनकी पलकें सदैव आंसुओं से भीगी ही रहती है। कहने का तात्पर्य है कि प्रिय वियोग में तड़पता ये हृदय उसे पाने के लिए हर समय बेचैन तथा व्यथित दिखाई देता है। पंक्तियों में यहाँ पर आपको भाषा का लाक्षणिक रूप दिखाई देगा, जैसे सुप्त व्यथा का जगना हो या भीगी पलकों का लगना हो, सुख का सपना हो जाना हो। ऐसे शब्द जो है वो लाक्षणिक भाषा की पहचान है। आपको विशेष में भाषा की विशेषताओं को ही पकड़ करके चलना है। साथ में काव्य रूप देखिए और भाषा की विशेषताओं, जैसे यहाँ मुहावरेदार या प्रतीकात्मक भाषा है, कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग हो रहा है उसको भी आपको देखते हुए चलना है। अगला काव्यांश कुछ इस प्रकार है। इस हृदय कमल का घिरना आली अलकों की उलझन में,
आंसू मरंद का गिरना मिलना निश्वास पवन में। मादक थी मोहमयी थी मन बहलाने की क्रीड़ा, अब हृदय हिला देती है वह मधुर प्रेम की पीड़ा। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। विद्यार्थी यहाँ पर ध्यान दें, जो अंतिम 2 पंक्तियाँ हैं ये बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी गई है और इन पंक्तियों को देखकर इस प्रकार सवाल आया है कि ये पंक्तियाँ प्रसाद जी के किस कृति में से उद्धृत है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि कुछ ऐसी मार्मिक पंक्तियाँ उठाकर ही परीक्षाओं में पूछी जाती है जो पूरी कृति का सार लेकर के आती है। तो यहाँ पर ये जो आंसू दिखाया है इसमें, तो पूरा का पूरा जो इस कविता का सार है इसमें दिखाई देता है इन 2 पंक्तियों में कि जो बहुत घनिष्ठ पीड़ा, बहुत एकदम घनीभूत, जिस प्रकार बादल बहुत घनीभूत हो जाते हैं फिर उसके बाद बरसते हैं, तो यहाँ पर भी यही दिखाया। उसकी पीड़ा जो थी उनके हृदय में इतनी घनीभूत हो चुकी है कि अब वो उमड़ करके आंसू के माध्यम से बहकर बाहर निकल रही है, अब उसको रोक पाना संभव नहीं है। कवि यहाँ पर बड़ी सूक्ष्म विवंजना करते कहते हैं कि मेरा हृदय रूपी कमल प्रियतमा के बालों रूपी भ्रमर से घिर चुका है। अब यहाँ पर इन पंक्तियों में रूपक अलंकार आपको दिखाई देगा। इन आँखों से बहते आंसू मानो पराग कण की तरह बिखर रहे हैं और मेरी लंबी लंबी सांसें हवा में विलीन हो जाती हैं। अभिप्राय यह है कि आज भी हृदय में प्रियतमा की मधुर छवि अंकित है। उसकी वह मादक मोहमयी मूरत मेरे हृदय को बहलाने की क्रीड़ा प्रतीत होती है। जब मैं अपनी प्रेमिका की उन अटकेलियों में डूबता जाता हूँ तो उसकी एक एक छवि आज मधुर प्रेम की पीड़ा से मेरे हृदय को हिला जाती है। आशय यह है कि मेरा मन रह रहकर उन सभी प्रेम क्रीड़ाओं में डूबता जाता है, तब उनके याद आते ही मेरा हृदय कंपित हो जाता है और मैं व्याकुल हो उठता हूँ। अंत में कहते हैं, आज मेरे मस्तक में प्रिय की स्मृतियाँ छाई हुई है और वो इतनी घनीभूत पीड़ा के रूप में परत दर परत जमती चली जा रही हैं, इसलिए उस अब पीड़ा को सहन कर पाना मेरे वश की बात नहीं है और मेरा मन अत्यधिक व्यथित हो गया है और इतने बुरे दिनों में वही पीड़ा आंसू बनकर मेरे आंखों से बह निकली है। इन पंक्तियों में अभिलाषा, चिंता, व्याधि, जड़ता, रुदन सभी का सटीक वर्णन दिखाई देता है। जब हमने संचारी भाव पढ़े थे तो इनका वर्णन हमने पढ़ा था। तो देख लीजिए, यहाँ करुण रस दिखाई दे रहा है और करुण रस के साथ साथ भाषा का माधुर्य गुण है। जहाँ प्रेम का वर्णन है वह लाक्षणिक और प्रतीकात्मक पदावली आपको देखने को मिल ही रही है। साथ साथ हम यहाँ पर इन पंक्तियों में जगह जगह जहाँ शब्दों में रूपक या उपमा मिलता है तो वहाँ पर भी आपका ध्यान जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगला काव्यांश है, रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। मैं बल खाता जाता था मोहित बेसुध बलिहारी, अंतर के तार खिंचे थे तीखी थी तान हमारी। झंझा जकोर गर्जन था बिजली थी नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ घेरा डाला। देखिए, जब हमने ध्वन्यार्थ व्यंजना की बात की थी तो इन पंक्तियों में ध्वन्यार्थ व्यंजना है झंझा जकोर गर्जन। इन पंक्तियों को सुन के ऐसा लगता है कि वास्तव में एक गर्जन हमको सुनाई पड़ रहा है। भाषा आप पूरी कृति में देखेंगे आपको संस्कृत निष्ठ ही मिलेगी और जहाँ पर आपको प्रेम की व्यंजना है वहाँ लाक्षणिक पदावली तो आनी स्वाभाविक सी ही बात है। और इसके अलावा रो रो कर सिसक कर ये शब्दों की आवृत्ति है और एक ही अर्थ में आवृत्ति है, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश भी देखने को मिलेगा। व्याख्या कुछ इस प्रकार है कि कवि अपनी वियोग जनित करुण कहानी का चित्रण कर रहे हैं और कहते हैं कि हे प्रिय, अंतिम मिलन में जब मैं रो रो कर सिसक कर बिछोह जनित पीड़ा को कह रहा था तब तुम मुझसे अनजान सी बनकर फूल नोचती रहती थी। यानी कि मैं तो प्रेम की पीड़ा से व्यथित हो रहा था, बेसुध हुआ जा रहा था और तुम्हारे हृदय के तार खिंचे हुए थे और मेरी व्यथा से तुम बेफिक्र थी। जिस प्रकार सूने आकाश पर आंधी, तूफान और मेघमालाएं आकर आच्छादित हो जाती है, बिजलियां कौंधने लगती है, इस तरह से ये प्राकृतिक शक्तियां सूने आकाश पर अपना डेरा डाल देती हैं। ठीक इसी प्रकार मेरे इस प्रेम शून्य जीवन में हृदय रूपी आकाश पर विपत्तियों ने घेरा डाल लिया। साथ साथ देखते चलिए, रूपक अलंकार दिखाई दे रहा है। आगे वे कहते हैं, हे प्रिय, आज तुम्हारे अभाव में मेरा विरह कातर हृदय हाहाकार कर उठा है। वेदना की पीड़ा असह्य जा रही है जिसे किसी भी तरह सहन किया नहीं जा सकता। यहाँ पर कवि ने प्रीतम के बिछड़ने
और हृदय द्वारा व्यथित होने की विभिन्न चेष्टाओं को प्रतीकात्मक शैली में चित्रित कर डाला। आगे चलते हैं। तुम सत्य रहे चिर सुंदर मेरे इस मिथ्या जग के, थे केवल जीवन संगी कल्याण कलित इस मग के। गौरव था नीचे आए प्रीतम मिलने को मेरे, मैं इठला उठा अकिंचन देखे जो स्वप्न सवेरे। मधुर आका मुस्काती थी पहले देखा जब तुमको, परिचित से जाने कब के तुम लगे उसी क्षण हमको। परिचय राका जलनिधि का कैसे होता हिमकर से, ऊपर से किरणें आती हैं गले लहर से। अब यहाँ पर कवि अपने संयोग की अवस्थाओं को याद कर रहा है और अपनी प्रिया को स्मरण कर अपने भाव व्यक्त करते हैं कि इस मिथ्य जगत में हे प्रिय, तुम्हारा चिर सौंदर्य ही सत्य है। तुम ही मेरे जीवन मार्ग की संगिनी रही हो और तुम्हारे कारण ही ये जीवन पथ कल्याणकारी रहा है। कवि अपनी अतीत की स्मृतियों में डूबकर मिलन की उन घड़ियों को याद करता है और कहता है, जिस समय उस प्रियतमा से मुलाकात हुई थी मैं गौरव से भर उठा था। वह मिलन प्रातः के सुंदर स्वप्न के समान था। उस क्षण मैं अकिंचन प्राणी अपने भाग्य पर इठला उठा और मिलन की उन घड़ियों में तुम मुझे चिर परिचित से लगे और तुम्हारा आगमन बसंत की रात्रि के समान सुहावना प्रतीत होने लगा। इस प्रकार कवि अपने अतीत की मिलन की रोमांचक घड़ियों का हृदयहारी चित्रण करते हुए उसे याद करते हैं और आगे कहते हैं कि जिस प्रकार हिमगिरी की बर्फीली चट्टानों से रात्रि में चंद्र किरणों का मिलन होता है और चारों तरफ उज्जवल प्रकाश की लहरें उठती हुई दिखाई देती है, यह दृश्य मनोरम प्रतीत होता है, उसी प्रकार हे प्रिय, तुम्हारा और हमारा मिलन कितना रोमांचक और आकर्षक हो उठा था। वह मानो हिमगिरी पर चंद्र किरणों के मिलन के समान ही था। जहाँ मानो आ जाता है, मान लीजिए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि प्रकृति के मनोहारी दृश्यों का बहुत सुंदर वर्णन किया है कवि ने अपनी लाक्षणिक और मुहावरेदार शब्दावलियों में। और साथ में ही ये पंक्तियाँ पिछली पंक्तियों से कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ पर संयोग दशा का वर्णन उन्होंने किया है कि यहाँ पर वे अपनी वियोगावस्था में संयोग के क्षणों को याद करके व्यथित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तो यहाँ इन पंक्तियों का वर्णन पूर्व की पंक्तियों से कुछ हट करके है। ध्यान रहे, सभी पंक्तियों का प्रसंग पूर्ववत ही रहेगा। मैं अपलक इन नियमों से निरखा करता उस छवि को, प्रतिभा डाली भर लाता कर देता दान सुकवि को। पतझड़ था झाड़ खड़े थे सूखी सी फुलवारी में, किसले नव कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में। शशि मुख पर घूंघट डाले चंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधुली में कौतूहल से तुम आए। अंतिम दो पंक्तियों को भी बहुत बार आरपीएससी की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप ऐसी पंक्तियों को तो अलग से कोड करके रख लीजिए कि ये किस कृति से ली गई हैं या किस कवि की हैं। इन पंक्तियों में भी कवि अपनी प्रिया के साथ अच्छे पल बिताए उनको याद कर रहा है। शैली कुछ रीतिकालीन कवियों की भांति दिखाई पड़ती है, चित्ताकर्षक है, वर्णन है, नक्शिक सौंदर्य है और भाषा का माधुर्य गुण भी है और साथ में उपमा और रूपक अलंकारों की छटा दिखाई देती है। तो यहाँ पर रीतिकालीन कवियों के समान कुछ कुछ दिखाई देता है वर्णन। कवि अपनी प्रेम कथा का उल्लेख करते हैं, प्रिय के प्रति अपनी सहज प्रेम भावना चित्रित करते हैं। कहते हैं, मैं अपने मन की आंखों से उसे निरंतर निरखा करता था। मैं अपलक इन नयनों से निरखा करता उस छवि को, उसकी सुंदर छवि मेरे मन मस्तिष्क पर आच्छादित हो जाती थी। तो कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि जीवन में सर्वत्र दुख का पतझड़ छाया हुआ, निराशा के झाड़ पर जीवन रूपी फुलवारी सूख चली थी। तब ऐसे समय में मानो वह अपनी छवि के नव किसलय यानी नवीन कलियां और फूल महकाकर उनकी जीवन रूपी क्यारी को हरा भरा करने के लिए आई। अभिप्राय यह है कि दुख, दैन्य, निराशा और अकेलेपन की अवस्था में उनकी प्रिय का आगमन जीवन की बगिया को पुष्पित और पल्लवित कर रहा है, यानी कि जीवन को खुशियों से भर रहा है। अंतिम दो पंक्तियों में वे कहते हैं कि अपने चंद्रमा के समान मुख पर घूंघट डाले तथा अंचल में प्रेम दीप को छिपाए। यहाँ पर शशिमुख शब्द में रूपक अलंकार आपको दिखाई देगा। कहते हैं कि मुख पर घूंघट डाले तथा अंचल में प्रेम दीप छिपाए, जीवन के निराशापूर्ण समय में उनका आगमन एक कौतूहल के समान हुआ। यानी कि ऐसे अद्वितीय छवि, सौंदर्यमय मूर्त के अवलोकन से उनका हृदय आह्लाद और खुशियों से भर उठा। किंतु आज प्रिय की आकर्षक छवि स्मरण हो आती है, तब कवि का हृदय व्याकुल हो उठता है। इन पंक्तियों में भी
उसकी मधुर स्मृतियों का अच्छा चित्रण देखने को मिलता है। आज का हमारा वीडियो यहीं तक है। शेष काव्यांश हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इसे पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए और इसके भावार्थ को समझिए, लिखिए, विशेष को समझिए, लिखिए और प्रसंग को लिखने का प्रयास करें। और फिर भी कोई मुश्किल आती है तो ग्रुप पर संपर्क करें। धन्यवाद।